हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट 5 जुलाई आप देख पा रहे होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी को सीखने वाले हैं। और मैथ पेडागोजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग दो राइटर्स को पढ़ने वाले हैं, वैन हिले और ब्लूम्स थियरी। बहुत आसान भाषा में और शायद आज आप सीख लेंगे। केवल आपको पेशेंस बना करके पूरी वीडियो देखनी है और आपको जाना नहीं है, वरना मिस कर दोगे आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। और क्योंकि आपको ये चीज अपने बिल्कुल इजीली वे में समझ में आने वाली है, तो आइए सीखते हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग वैन हिले थ्योरी। क्या है वैन हिले थियरी? तो वैन हिले क्या है? वैन हिले थियरी। तो वैन हिले थियरी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैन हिले जो है, ये राइटर, ये महोदय जो थ्योरेटिकल है, जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ज्यामिति के 5 लेवल दिए हैं, 5 स्तर दिए हैं। और आप अगर जूनियर की मैथ सॉल्व करते हैं या अभी आप प्राइमरी की मैथ सॉल्व करते हैं, दो राइटर आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्लूम और वैन हिले। यहाँ पर अगर इन 3 राइटर से हट करके जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहेलबर्ग के अलावा अगर आप इम्पोर्टेंस में देखेंगे तो आपको वैन हिले और ब्लूम भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वैन हिले थियरी, जो कि आप इतना इजिली नहीं कर पाते हैं इस चीज को कि वैन हिले ने क्या बताया, मैथ के बारे में इनका रोल क्या है, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो वैन हिले ने ज्यामिति यानी ज्यामिति के यानी रेखा गणित वगैरह, तो इसमें बच्चा कैसे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो वैन हिले ने इसके डेवलप के लिए यानी जो बच्चा है रेखा गणित कैसे सीख रहा है, उसके अंदर यानी चीजों का कि स्फेयर क्या है या सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, त्रिभुज क्या है, उसके बारे में कैसे कैसे किस स्तर पे वो प्रमेय सीख रहा है, उसके पहले कैसे वो विजुअलाइजेशन कर रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, प्लीज मिस मत करिएगा, मैं अगेन कह रही हूँ। तो वैन हिले थियरी, इन्होंने कितने स्तर दिए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, तो इन्होंने 5 स्तर दिए हैं। और 5 स्तर जो दिए हैं वो लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 और 4, ना कि 1 to 5 और 1 to 5 दिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 5 लेवल किसके, वैन हिले के। किस संबंध में वैन हिले ने दिया? ज्यामिति स्तर यानी ज्यामिति संरचनाओं को बच्चा अपने माइंड के अंदर कैसे याद रखता है, कैसे कैलकुलेट कर पाता है, कैसे उसके संज्ञान में चीजें चलती हैं, उसके बारे में यानी ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए बच्चा किन किन चरणों के प्रोसेस के थ्रू अपने माइंड में स्कीमा बना पाता है, उसके बारे में वैन हिले महोदय ने ज्यामिति स्तर के लिए कि जब बच्चा ज्यामिति कैसे सीखता है उसके संबंध में 5 स्तर दिए हैं। कौन से 5 स्तर? तो 5 स्तर में लेवल 0, फिर दूसरा है लेवल 1 और फिर लेवल 2, उसके बाद लेवल 3 और ये हुआ लेवल 4। यानी कहने के लिए आपके पास 4 दिख रहे हैं लेवल या स्तर, लेकिन स्टार्टिंग है लेवल 0 से। तो यानी लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 और 4 कितने लेवल हो गए? तो लेवल कहा जाए या स्तर कहा जाए, लेवल या स्तर कितने हैं? टोटल 5 हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात सिर्फ आपको एकदम सुनना है, एकदम इजी वे में समझ में आने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेवल है 5, उसके बाद सबसे पहले बच्चा वो क्या करता है? विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन या कहते हैं चाक्षुषीकरण बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो चाक्षुषीकरण मतलब क्या होता है? चाक्षुषीकरण मतलब चाक्षु मतलब होता है नेत्र, और नेत्र के थ्रू मतलब देखना। चाक्षु मतलब नेत्र
और नेत्र के थ्रू देखना बच्चे का, किसी भी चीज को देखकर स्कीमा बनाना, जो जीन पियाजे कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट या अलग अलग चीज को देखने का अपना एक स्कीमा होता है कि रेक्टेंगल क्या है तो उसको रेक्टेंगल नजर आएगा, दिखेगा। तो हर चीज का अपने माइंड के अंदर एक स्कीमा बना हुआ है, ये जीन पियाजे कहते हैं। तो वैन हिले क्या कहते हैं? वैन हिले कहते हैं जो आंखों से बच्चा देख रहा है, चक्षु से देख रहा है, उसे कह रहे हैं चाक्षुषीकरण, और इसे कह रहे हैं विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर अगर मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कि वैन हिले की ज्यामितीय संरचनाओं के अनुसार वर्गीकृत यानी कोई एक बच्चा जो है वो वर्गीकरण कर पा रहा है, चित्रों को देख पा रहा है, तो वो वैन हिले के किस स्तर की बात हो रही है? तो वैन हिले के जो प्रथम स्तर यानी एक तरह से कहते हैं लेवल 0 की बात हो रही है, और यानी या फिर ऐसे लेवल पूछा जा सकता, या फिर पूछेगा कि वैन हिले थियरी के अनुसार, वैन हिले राइटर के अनुसार जो है चाक्षुषीकरण या फिर चीजों का वर्गीकरण जो है वो किस स्तर में यानी किस स्तर में आएगा? आपके पास ऑप्शन होगा चाक्षुषीकरण या फिर अनौपचारिक, औपचारिक लेवल यानी औपचारिक स्तर, अनौपचारिक स्तर, या फिर आपको आ जाएगा कि दृढ़ता के स्तर में आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे जो वैन हिले हैं, तो वैन हिले ने सबसे पहला दिया विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, दूसरा इन्होंने दिया एनालिसिस या विश्लेषण, और एनालिसिस या विश्लेषण जो है वो दूसरा स्तर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनालिसिस या विश्लेषण। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज क्या है, यानी एक तरह से कहते हैं लेवल 2 क्या बात करता है? तो लेवल 2 बात करता है अनौपचारिक, और चौथा जो लेवल है यानी एक तरह से कहते हैं लेवल 3 क्या बात करता है? तो लेवल 3 जो होता है वो औपचारिक निगमन की बात करता है। औपचारिक निगमन, ये है अनौपचारिक निगमन। और जो ये है यानी चौथा स्तर जो है वो दृढ़ता, या फिर कहते हैं रिगर, और ये अनौपचारिक का या औपचारिक जो है ये फॉर्मल डिडक्शन, और ये है इनफॉर्मल डिडक्शन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एनालिसिस या विश्लेषण, ठीक है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इतनी इजी तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि मैं जो है इसमें काफी प्रयास करूंगी आपको कि एकदम इजी भाषा में समझ में आ जाए। तो पहली बात यानी सेंटेंस आपको पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्तर का एक बच्चा जो वृत्त या त्रिभुज या आयत के बारे में जानता है, या प्राथमिक स्तर के बच्चे को वैन हिले थियरी के किस स्तर का ज्ञान हो जाता है, या वैन हिले के किस स्तर के अंतर्गत प्राथमिक स्तर का जो बच्चा आएगा किस स्तर का? तो प्राथमिक लेवल में, यानी प्राथमिक लेवल क्या होता है 1 to 5, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक जो है प्राथमिक में 1 to 5 तक ही आता है। फिर अपर प्राइमरी जो हो जाता है, जूनियर हाई स्कूल जो है, तो जूनियर हाई स्कूल में बच्चा जो है वो अनौपचारिक जो है निगमन करने लगता है, एक तरह से अनौपचारिक और औपचारिक जो है वो जूनियर हाई स्कूल में। और उसके बाद यानी 9th 10th में आप देखते हैं तो उसे अनौपचारिक और औपचारिक आने लगता है, एक तरह से यहाँ पर 9th 10th वाला बच्चा है, 9th 10th वाला बच्चा है, और ये अनौपचारिक में यहाँ पर 6 to 8 वाला बच्चा है, 6 to 8 क्लास वाला बच्चा है, यानी कह सकते हैं अपर प्राइमरी लेवल का बच्चा है। प्राइमरी, ये आप कनेक्ट करिएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। तो ये अपर प्राइमरी लेवल का बच्चा है। तो अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि कैसे आप सीखेंगे। दृढ़ता में क्या होगा? दृढ़ता में 12th या 11th से कह दें, 11th से ग्रेजुएशन का बच्चा कह सकते हैं, ठीक है। आप कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहली बात, यानी अभी आपको सिर्फ सुनना है, कनेक्ट तो आप इजिली करेंगे। तो सबसे पहली बात विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण क्या है? तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा ये यहाँ पर चाक्षुषीकरण में ये आपको जो है स्क्वायर दे दिया,
और ये रेक्टेंगल दे दिया और ये सर्कल दे दिया, ठीक है। अब बच्चा जो है चाक्षुषीकरण में जो बच्चा है यहाँ पर इसको क्या आएगा, यहाँ पर ये वर्गीकरण कर पाएगा। वर्गीकरण यानी क्वेश्चन कि एक मोहन जो है आकृतियों को देखकर उनका वर्गीकरण कर पाता है और उसको उसको जो है एक तरह से कह दे वर्णित कर पाता है। तो वर्गीकरण करना, वर्णित करना ये किस स्तर की बात हो रही है वैन हिले की, तो विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण, कैसे वर्गीकरण इसमें आ गया। अब आपके पास जो है क्वेश्चन हो सकता है कि वर्गीकरण जो है वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस में कैसे आ गया। मानसिक एक तरह से कह दें कि जो है मन में या चित्रण कर लिया, चाक्षुषीकरण कर लिया, कैसे आ गया। तो पहले आप देखें कि इसमें कौन लेवल में आ रहा है, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में 1 to 5 जो है 1 to 5 प्राइमरी लेवल का बच्चा आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेज आती है, सबसे पहला निम्न स्तर है विजुअलाइजेशन का, चाक्षुषीकरण का है। यहाँ पर बच्चे को आपने मार्कर दिखाया, मार्कर समझ गया, ठीक है। यहाँ पर यानी क्योंकि ये रेखागणित की बात या कहते ज्यामितीय संरचना को समझने की बात करता है वैन हिले जो है थ्योरी, तो ज्यामितीय संरचना में सबसे पहले आपने बच्चे को एलकेजी यूकेजी का जो बच्चा होता है उनकी बुकों में आपने देखा होगा कि उनमें स्क्वायर बना होगा, रेक्टेंगल बना होगा, सर्कल बना होगा। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो वर्गीकरण कर रहा है, यानी उसे वर्ग की पहचान, यानी वर्ग को देखेगा तो उसे बताएगा ये वर्ग है, और ये जो है आयत को देखेगा तो ये बताएगा ये आयत है, और ट्रायंगल को देखा तो ये त्रिभुज है। यानी इसने जो है आयत, वर्ग और जो है वृत्त में वर्गीकरण कर लिया, अलग अलग कर लिया। ये क्या हुआ, वर्गीकरण किसमें आ गया, विजुअलाइजेशन में। दूसरी चीज क्या होगी, यानी वर्गीकरण कर लिया या वर्णित कर लिया उस नाम से, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, चाक्षुषीकरण का मतलब है देखा। अब देखा क्या, यानी आंखों से देखना, तो आंखों से देखना कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बच्चे में ये नहीं पता होगा, उसने रोटी भी गोल देखी, उसने बॉल भी गोल देखी, तो यानी ग्लोब भी गोल देखा, तो उसने ये पता लगा लिया कि यानी ये उसको पता है कि हर चीज गोल है। अब गोल है, उसके अलग अलग फीचर क्या है ये नहीं पता है। तो यानी अगर बच्चे ने बॉल देखा यानी गोल, यानी सर्कल चीज में क्या है जो है यहाँ पर उसको ये नहीं पता है कि कौन सा जो है एलिप्स होता है या जो है इसके बारे में, यानी कैटेगराइज नहीं कर पाएगा, लेकिन चीजें देख रहा है। अब चीजें देख करके वो बता पा रहा है कि ये जो है सर्कल है, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। अब आंखों से देखना इसको कह दिया चाक्षुषीकरण, और यहाँ पर ये वर्गीकरण कर लेना तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस में आ गया, वैन हिले का फर्स्ट स्तर या फिर लेवल 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसने खाली देखा था, ठीक है, और यानी आपने फिगर दिखाया, उसने देख लिया, आंखों से देख लिया, अब वो बता पा रहा केवल कि ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, एनालिसिस या विश्लेषण। एनालिसिस या विश्लेषण में क्या हुआ, अब जैसे ही ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, यानी कह दें कि अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर इसमें इसको संबंध नहीं बता पा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एनालिसिस या विश्लेषण में दूसरी चीज क्या होगी, एनालिसिस या विश्लेषण में यहाँ पर आप देखेंगे कि चीजों के बारे में बताने लगेगा। कैसे बताने लगेगा, यानी अगर आपने इसको जो है वर्ग दिया तो ये बताएगा कि वर्ग देने पर कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज या कोई भी दे दिया तो उसको बताएगा कि जो है, यानी इसे अभी भी क्या है ये विश्लेषण कर पा रहा है। वो अभी क्या था, सिर्फ इमेज बनी थी वर्ग की, आयत की, सर्कल की, ठीक है। यानी ये यहाँ पर जो है यूकेजी जो है एलकेजी के बच्चों को सिखा दिया जाता। दूसरी चीज यहाँ पर जो है कम से कम 1, 2, 3 वाला क्लास का बच्चा यहाँ पर बताने लगेगा, आप उसको सिखा रहे होंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि 1 to 5 में ये दूसरा स्तर आ जाएगा। यहाँ बच्चा इस शब्द से परिचित हो जाएगा, इस फीचर से कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं जान पाएगा, यहाँ पर ये आयत हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज बनाया और ये त्रिभुज बनाया, तो वो यहाँ पर इन दोनों को ही त्रिभुज कहेगा। अभी यहाँ पर ये नहीं बता पा रहा कि ये जो है ये समबाहु त्रिभुज होगा, ये 90 अंश जो है यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर चीजें सिर्फ देखेगा, नाम बताएगा, यहाँ पर इनके फीचर बताएगा कि आयत जो है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
वर्ग जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई यानी विश्लेषण कर लिया, एनालिसिस कर दिया। अब एनालिसिस कर दिया यानी यहाँ तक भी बात पहुंच गई। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन तो एक आपने देखा कि बच्चा वर्गीकरण कर पा रहा, नाम बता पा रहा, चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करके देख करके, तो वो चाक्षुषीकरण यानी नेत्रों से देख करके बता पा रहा, तो वो विजुअलाइजेशन। लेकिन जहां पर आ जाए कि एक बच्चा जो है कक्षा 4 का या कक्षा 5 का, स्पेशली प्राइमरी लेवल का जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें इन दोनों स्तर का आप देखने को पाएंगे कि विजुअलाइजेशन और एनालिसिस। जब यहाँ पर ये फीचर्स बताने लगे आयत और रेक्टेंगल के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विश्लेषण कर रहा, एनालिसिस कर रहा। इसका मतलब ये किस स्तर की बात कर रहा, लेवल 1 की, और वेन हिले का ये एनालिसिस प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा कि उसके बारे में बता रहा होगा। ठीक है, अब तीसरी बात आती है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन क्या है? यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो संबंध नहीं बता पाएगा, संबंध नहीं बता पाएगा, बता पाएगा। अब किसका संबंध नहीं बता पाएगा? क्वेश्चन यहाँ पर वर्गीकरण से क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आपको आएगा कि एक जो बच्चा है वो वर्ग या आयत, इन दोनों में कॉमन जो है, कॉमन फैक्ट क्या है कि यानी इसमें भी चारों भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं बराबर हैं, इसमें 2 भुजाएं, लेकिन कहते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 होता है। यानी कह सकते हैं आयत एक साथ करके कि आयत और वर्ग दोनों के सभी कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। यानी अगर संबंध की बात आ जाए तो संबंध नहीं बता पाएगा। कब? एनालिसिस के थ्रू। यहाँ पर बच्चा जो है प्राइमरी लेवल का बच्चा है, यानी ये दोनों को ही ट्रायंगल कहेगा, त्रिभुज कहेगा, समबाहु त्रिभुज और जो है समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। यहाँ पर अलग अलग क्या किसके फीचर होते हैं ये नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो यानी संबंध नहीं बता पाएगा किसमें, तो संबंध नहीं बता पाएगा इस एनालिसिस विश्लेषण वाले में। कंफ्यूज हम लोग क्यों? अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप सोचेंगे एनालिसिस हो रहा, विश्लेषण यानी बच्चा काफी टैलेंटेड है यहाँ पे और उसे वर्गीकरण यानी यहाँ पर संबंध बता पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर संबंध नहीं बता पाएगा। फिर उसके बाद आता है अनौपचारिक। अब आप इस शब्द से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि अनौपचारिक और औपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक और औपचारिक अगर शब्द पे जाए तो औपचारिक चीजें वो हैं जहां पर बच्चा जो है निश्चित समय, निश्चित टाइम और निश्चित जो है यानी निश्चित जो है जगह पर सीख रहा है। एक तरह से स्कूल। अब स्कूल क्या है? स्कूल आप किसी भी समय तो नहीं जा सकते। 7 AM का स्कूल है तो 7 AM पे ही जाएंगे। यानी आप उसके बाद 4 o'clock अगर बंद हो गया तो आप 4 o'clock के बाद 5 o'clock नहीं जाएंगे स्कूल। तो ये क्या हुआ? ये एक निश्चित समय है जाने का, एक निश्चित जगह है कि आप वहां ही पढ़ेंगे, और निश्चित समय है, निश्चित दूर, यानी निश्चित समय, निश्चित जगह और निश्चित लोगों द्वारा ही आपको ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। यानी जितने टीचर हैं उन्हीं से आपको ज्ञान मिलना है। ये क्या हुआ? ये फॉर्मल वे में हुआ। यानी औपचारिक जो है आप सीख रहे हैं, औपचारिक वे में सीख रहे हैं। अब औपचारिक वे में सीखना यहाँ पर जो होगा निश्चित जो है, यानी यहाँ पर निश्चित सिलेबस होगा और सिलेबस को कवर कराना टीचर का उत्तरदायित्व होगा। तो एक चीज, हर चीज यहाँ पर क्या है, निश्चित है। यानी अब औपचारिक में हर चीज आप ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्मल निबंध लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर क्या है? अब फॉर्मल लेटर मतलब कि आप औपचारिक या ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर आपका उत्तरदायित्व होगा। औपचारिक में आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके लिए रूल और रेगुलेशन होंगे और उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा अगर आप इन औपचारिक नियमों को तोड़ते हैं। यानी औपचारिक में आप बंधे हुए हैं रूल और रेगुलेशन। लेकिन यानी चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो किसी लेटर औपचारिक या फॉर्मल लेटर की बात हो या औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने की बात हो, तो यहाँ पर आप किसी रूल, किसी रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। लेकिन अनौपचारिक की बात क्या होती है? तो अनौपचारिक शब्द जो है ये जो है इनफॉर्मल डिडक्शन की बात करता है। तो अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिक आप जीवन से यानी जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ हर समय सीख रहे हैं और हर समाज से भी सीख रहे हैं और अदर पर्सन से यानी सबसे सीख रहे हैं। केवल टीचर ही नहीं, माता पिता, गुरु और इसके अलावा आप देख रहे हैं बाहर समाज, पास पड़ोस और अपने सहपाठी, सबसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये क्या है? ये है अनौपचारिक। अनौपचारिक में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित दायरा नहीं है, कोई यानी यहाँ पर कहीं बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है, वो है अनौपचारिक। ठीक है, अब अनौपचारिक जो है यानी अब इसमें आपको ज्यामिति के लेवल पे सोचना है।
आपका संज्ञान, आपकी बुद्धि जो है वो यहाँ पर ज्यामिति के अकॉर्डिंग चले। तो ज्यामिति में आपने क्या कर लिया है, ज्यामिति में बच्चे ने वर्गीकरण कर लिया, आंखों से देख लिया फिगर को, यहाँ पर उनके बारे में बताने लगा कि वर्ग के फीचर क्या हैं और आयत के क्या हैं। तीसरी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं बता पा रहा था, और यहाँ पर संबंध अनौपचारिक में संबंध बता पाएगा, लेकिन अलग क्या है अनौपचारिक और औपचारिक में। तो अनौपचारिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबंध बता पाएगा, संबंध बता पाएगा, यानी अब संबंध बता पाने की बात क्या हुई, जूनियर हाई स्कूल की बात हो रही है, तीसरे स्टेज की। 6 to 8 वाला जो बच्चा है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ रहा है, अनौपचारिक और औपचारिक लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संबंध बता पाएगा, कैसे संबंध बता पाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चा है 6 to 8 वाला, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो सिर्फ संबंध बता पाएगा लेकिन लिपिबद्ध नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर्मल वे में आप उससे प्रमेय सिद्ध करने के लिए कहोगे तो प्रमेय सिद्ध करना, ये प्रमेय सिद्ध करके नहीं ला पाएगा, यानी प्रमेय सिद्ध नहीं कर पाएगा। कौन? तो नहीं कर पाएगा ये जो है अनौपचारिक वाला, यानी नहीं कर पाएगा लेकिन बता पाएगा, कि कह सकता है कि जो है आयत की यानी त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और अगर समकोण त्रिभुज ले लें तो उनकी जो है कंडीशन बता देगा। यहाँ पर ये जो बच्चा है यहाँ पर संबंध नहीं बता पा रहा था, लेकिन यहाँ पर संबंध बता पाएगा लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप इस चीज को, यहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाएगा, सिद्ध यहाँ पर करेगा आके जब वो फॉर्मल स्कूल में उसने प्रमेय सिद्ध करना सीखा कि वर्ग को, यानी अगर उसको पास आ गया कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करा, या कोई बच्चा जो है किसी प्रमेय को सिद्ध करता हुआ अगर सेंटेंस में दिखे तो सिद्ध करेगा, तो वो औपचारिक फॉर्मल वे में होगा, तब उसको विद प्रोसेस सारे जो है स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करते हुए औपचारिक वे में यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा। कह सकते हैं प्रमेय सिद्ध करना, सिद्ध करना, जहां पर सिद्ध करना आ जाए कि प्रमेय सिद्ध की जा रही है, कोई चीज या थ्योरम सिद्ध की जा रही है, वो कहाँ पर आएगा, वो ज्यामिति के चौथे जो है यहाँ पर चौथा लेवल, और एक तरह से लेवल 3 है, और चौथा स्तर एक तरह से औपचारिक निगमन की फॉर्मल डिडक्शन की बात की जा रही है, जहां पर सिद्ध आ जाए, जहां पर प्रूविंग आ जाए कि बच्चा प्रूविंग कर पा रहा है, जहां पर रिलेशन बता पा रहा, संबंध बता पा रहा है, वो है अनौपचारिक। अनौपचारिक में बच्चा संबंध बता पा रहा है लेकिन मुख से केवल, वो सिद्ध, यानी उसे बोलने को कह दोगे आप फीचर कि आयत में क्या, आयत और वर्ग में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या कंडीशन है, समबाहु त्रिभुज और जो है या समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज जो है, यहाँ पर अगर उससे कहोगे आप त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज जो है कैसे संभव है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, अगर आप उससे फीचर पूछोगे तो ये फीचर तो बता देगा कि त्रिभुज जो है वो कैसे बन पाएगा, या इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या थोड़ा सिमिलरिटीज हैं, तीनों कोणों का योग दोनों के 180 होगा, ये सिमिलरिटीज सिर्फ बता पाएगा, संबंध बता पाएगा दोनों में, इन त्रिभुज में क्या क्या रिलेशन है, संबंध है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे ये फॉर्मल है, यहाँ पर ये इस चीज को सिद्ध भी कर पाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, या फिर कह दें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो 90 पर काटते हैं, या समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 into d2 होता है। अब इस चीज को प्रूफ करना, सिद्ध करना, ये औपचारिक निगमन में आएगा, फॉर्मल डिडक्शन में आएगा, ठीक है, यानी आप बिल्कुल इजीली कनेक्ट कर पाए होंगे। अब यहाँ पर इसने क्या किया, सिद्ध भी कर लिया। अब लास्ट स्टेज बची दृढ़ता या रीगन। अब ये क्या है, अब ये है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो इस चीज को बताने लगा, ये 9th-10th का बच्चा। अब आप अपनी कंडीशन याद करें क्लास वाली कि 9th-10th में आपको बहुत प्रमेय सिद्ध करवाई है, तो यानी बहुत सारे थ्योरम्स जो है सिद्ध किए हैं आपने, तो ये किस चीज की बात हो रही है, ये औपचारिक निगमन फॉर्मल डिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब 9th-10th के बाद आप जैसे ही इससे अपर लेवल पे जाते हैं 11th to ग्रेजुएशन तक की, अब यहाँ पर हर चीज का आपके अंदर जो है माइंड में एक तरह से क्लियरिटी बन चुकी है कि इस सबके फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि विद थ्योरम आपने सिद्ध कर लिया, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यामिति के वैन हिले क्या कहते हैं, जो बच्चा है विजुअलाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट होती है ज्यामिति, और इस अपर लेवल तक जाते जाते, दृढ़ता तक जाते जाते हर चीज का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आप जो है अमूर्त कल्पना कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं रीगर वाले में जो बच्चा है वो अमूर्त कल्पना कर सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
आपको यानी जो है कोई भी प्राइमरी लेवल वाला 1 to 5 पेपर सॉल्व करते हुए आपको अगर वैन हिले थ्योरी दी जाती है तो वहां पर जो है एक दो कॉन्सेप्ट, या आप प्राइमरी लेवल का सॉल्व करते समय कहीं पे भी अमूर्त से मूर्त बच्चे को लेकर जाना ही नहीं है। यानी अमूर्त वहां पर उसकी संकल्पना अमूर्त वाली है ही नहीं, क्योंकि 1 to 5 का बच्चा जो है वो बिना चीजों को देखे तर्क या कल्पना नहीं लगा पा रहा है, अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच पा रहा है, इसका मतलब उसमें अमूर्त कल्पना नहीं होगी। तो यानी इस पेपर में 1 to 5 वाले में सॉल्व करते समय जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने की बात हो, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी जो है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस चीज को एग्जैक्टली नकारात्मक वे में ले जा सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो छोटा है, अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं जो दृढ़ता है या वैन हिले के जो लास्ट स्टेज है, यहाँ पर आप देखेंगे अमूर्त कल्पना कर सकता है। अब बच्चा क्या है, बच्चा और बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर वो बिना यहाँ पर अब उसको जो है समचतुर्भुज को दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो विद प्रोसेस सिद्ध कर चुका है। अब उसके अंदर अपने माइंड में पूरा स्कीमा, पूरे एक तरह से अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि समचतुर्भुज को सिद्ध करने पर विद प्रमेय क्या क्या फीचर्स आते हैं, कि विकर्ण जो है 90 अंश पर काटते हैं, क्षेत्रफल के लिए 1/2 d1 इंटू d2 जो है विकर्णों का गुणनफल जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा उसका आधा। इसके अलावा समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती, तो यहाँ पर अब बिना फीचर देखे उसको सारी चीजें पता है। 11 टू ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ पर बच्चा, यानी यहाँ पर बच्चा जो है ज्यामिति के पूरे स्तर को एक तरह से पूरे कॉन्सेप्ट पर दृढ़ता पा चुका होता है, दृढ़ हो चुका होता है, उसको सारे रूल्स रेगुलेशन सब पता चल चुके होते हैं। तो ये दृढ़ हो गया अपनी चीजों पर, यहाँ पर बच्चा अमूर्त कल्पना कर सकता है। अब यहाँ पर दो बच्चों को आप बिठा दें 11th और ग्रेजुएशन वाले इनमें से किसी के, तो यहाँ पर जो बच्चे दो बच्चों को बिठा दिया, अब यहाँ पर इनको आप समचतुर्भुज दोगे नहीं, ना ही प्रमेय सिद्ध कराओगे। यहाँ पर दो को बिठा दिया और दो से वाद विवाद या तर्क करवा दिया, तो दोनों में क्या होगा, दोनों अपने अपने फीचर बताएंगे और यहाँ पर डिबेट हो सकती है अच्छी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमूर्त कल्पना कर सकते हैं, बिना चीजों को देखे जो है वाद विवाद कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। तो अमूर्त कल्पना किस पर आएगा, जब उनका कॉन्सेप्ट दृढ़ हो चुका होगा। दृढ़ क्या होगा, वैन हिले का लास्ट स्टेज लेवल 4 दृढ़ता रिया रीगर की बात करता है। आई थिंक इससे बेटर नहीं हो सकता था, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप माइंड में अपने एक बात जो है पॉज कर, यानी एक तरह से डिवाइड करें कि एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चों को, यानी एक प्राइमरी लेवल का बच्चा है और 1 to 5 स्तर का बच्चा, आप सबसे पहले छोटी छोटी चीजें उसको दिखाना सिखाना स्टार्ट करते हैं, बॉल दे करके या रेक्टेंगल स्क्वायर जो है छोटी छोटी चीजें दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा सिर्फ उसके नाम जानने लगा। जब नाम जानने लगा तो इसको हमने कह दिया चाक्षुषीकरण, यानी आंखों से देख करके उसके नाम को कैटेगराइज या नाम बताने लगा, वर्गीकरण करने लगा नाम का अलग अलग, कि ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, तो उसको हमने कह दिया चाक्षुषीकरण कह दिया। दूसरी स्टेज क्या हुई, दूसरी, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है तो आपने उसको जो है वर्ग के फीचर बताने स्टार्ट कर दिए। अब यानी कक्षा 2 और 3 में बच्चा पहुंच गया है, उसको आपने क्या किया, उसको 2 से 5 वाले जो है स्तर का जो बच्चा है उसको आपने वर्ग के फीचर बताने, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की बराबर होती, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरह से आपने कंडीशन थोड़े थोड़े उसमें टर्मिनोलॉजी जोड़ दी है, यानी अब वर्ग के साथ आप सिर्फ शब्द से नहीं उसके कुछ जो है उसके कुछ फीचर से भी परिचित हो गया। ठीक है, तीसरी बात आती है कि अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया 5th लेवल से, अब अपर प्राइमरी में बच्चा जा रहा है, तो अपर प्राइमरी में 6 to 8 वाला जो बच्चा है, यहाँ पर आप देखेंगे उसके अंदर जो है उसमें चीजों में संबंध बताना, और इसके अलावा यानी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में क्या दोनों में कॉमन चीजें हैं, आयत और वर्ग कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, क्या एक आयत एक वर्ग हो सकता है, क्या एक वर्ग एक आयत हो सकता है, हाँ एक वर्ग जो है एक आयत हो सकता है। ये चीजें मतलब ये संबंध बताने लगे, यानी दोनों में देखेगा वो अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा कि इन दोनों में सेम चीजें क्या हैं, तब वो अपने माइंड में वो स्कीमा बना पाएगा, याद कर पाएगा या समझ पाएगा कॉन्सेप्ट को। तो यानी अब अपने मन में वो संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है दोनों चीजों में कि क्या क्या चीज कॉमन है, हर चीज को अलग अलग याद करना तो पॉसिबल ही नहीं, तो यानी हर चीज में वो है कॉन्सेप्ट लगा रहा है कि इसमें ये चीज अलग होती है, इसमें ये चीज, यानी रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है, तो वो अनौपचारिक कर रहा है, यानी संबंध बता पाएगा लेकिन सिर्फ बता पाएगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब 6 to 8 के बाद जैसे ही 9th 10th लेवल का जो बच्चा है,
अब वो वहां पर प्रमेय को सिद्ध करने लगा, यानी अगर वर्ग के बारे में अभी तक जितना उसने सीखा था, अब इस थ्योरम और प्रमेय के आधार पर वो सिद्ध करेगा कि जो बात हमने अभी तक की सीखी है वो सही है या गलत, या सही है या गलत। यानी अब थ्योरम के थ्रू जैसे ही थ्योरम प्रूफ हो जाती है और उसका निष्कर्ष निकल आता है कि जो सीखा है उसने वो सारे तथ्य सही साबित हो रहे हैं, तो अब उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक दृढ़ कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इसमें ये फीचर होते हैं, इसमें ये फीचर। अब दृढ़ता आ गई, यानी अब लेवल जो है अब अमूर्त कल्पना करने लगेगा उस चीज के बारे में, क्योंकि उसने सारे फीचर्स को समझ लिया, दृढ़ हो गया, उसका कॉन्सेप्ट दृढ़ हो गया। तो आई थिंक आपको ये वैन हिले थ्योरी और इसके 5 लेवल और एग्जैक्टली अब आपको याद भी हो गए होंगे, इसमें कोई जो है डाउट ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको फर्स्ट टू लास्ट वीडियो के बने रहना है, क्योंकि अगर आप मिस कर देते हैं इसे तो आप अपना एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। और ये है वैन हिले के चारों स्तर या लेवल 5 है, और लेवल जो है लेवल 0, 1, 2, 3 और स्तर जो है वो टोटल 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देन हम लोग करते हैं ब्लूम थ्योरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जैक्टली। तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ और तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप नंबर जो है 8765276474। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है आप एक सीटेड का ग्रुप बनाया गया है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं ब्लूम्स थियरी की। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं ब्लूम थियरी। तो फर्स्ट टू लास्ट आपको बने रहना है, मैं अगेन कह रही हूँ। तो आइए बात करते हैं ब्लूम्स थियरी। तो क्या है ब्लूम्स थियरी? ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं या ब्लूम थियरी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम सिद्धांत या ब्लूम थियरी क्या है। तो ब्लूम ने क्या किया, तो ब्लूम ने जो है शैक्षिक जो है शिक्षा के स्तर में हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, तो शिक्षा के स्तर में जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ ना कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, कुछ शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं और कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको पाने के लिए अगर आप कोई चीज प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लिया सेटेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लक्ष्य पता है कि आपको सेटेट जो है क्लियर करना है, तो यानी अगर आपको लक्ष्य पता है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, उसके प्रति सजग होंगे। तो यानी एक तरह से ब्लूम ने भी कहा कि जो प्राणी है उसके जीवन में जो है कई पक्ष होते हैं और ब्लूम ने बताया कि जो प्राणी है उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूलतः 3 लक्ष्य होते हैं और मूलतः 3 लक्ष्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मूलतः 3 लक्ष्य होते हैं। और वो 3 लक्ष्य क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 लक्ष्य क्या होते हैं, तो 3 लक्ष्य भावात्मक पक्ष, यानी कह सकते हैं 3 लक्ष्य क्या होते हैं, तो 3 लक्ष्य जो होते हैं, सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है गत्यात्मक पक्ष, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्लूम है उन्होंने क्या थ्योरी दी, तो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जीवन में यानी किसी भी उद्देश्य या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, या 3 पक्ष जो है उसकी जो है 3 लक्ष्य होते हैं और 3 लक्ष्यों से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। वो 3 लक्ष्य क्या है, तो 3 लक्ष्य है, कुछ संज्ञानात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कोई बच्चा अगर एजुकेशन कोई जो है पढ़ाई कर रहा है और उसके माइंड में या किसी भी बच्चे को छोटे से बड़े तक की जाने में उसके माइंड में क्या चलता रहता है, उसके संज्ञान में, उसके आईक्यू में, बुद्धि में, वो चीजें कहाँ से जो है कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे सीख रहा है, ये उसके संज्ञान पर जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी संज्ञान पर डिपेंड करता है। तो यानी हर बच्चे का सीखने का या अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक पक्ष कार्य करता है जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, यानी वो बच्चे के अंदर यानी माइंड के बेसिस पे या माइंड में क्या चलना है उसको कहना है संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा क्या होता है, भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष में बच्चा जो है भाव यानी मन के भाव हो सकते हैं, तो मन के भाव के अनुसार बच्चा जो है क्या निर्णय ले,
यहाँ पर भावात्मक आवेश या भाव के अनुसार इसमें व्यक्ति का जो है मनोदशा जो है मनोदशा काम करेगी। यहाँ पर बुद्धि काम कर रही है, यानी संज्ञान में क्या है, बुद्धि काम कर रही है किसी भी चीज को सीखने में। हो सकता है आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसको सीखने में संज्ञान अगर काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तो वहां पर संज्ञानात्मक पक्ष है ब्लूम के अनुसार। लेकिन अगर आप जो है उसको भाव के दृष्टि से या मन की मनोदशा की दृष्टि से आप सीख रहे हैं तो वो भावात्मक पक्ष हो जाता है। एंड देन गत्यात्मक पक्ष जो हो जाता है, तो इसमें गतिविधि होगी, क्रिया होगी, यानी भाव के अनुसार आपने देख लिया कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, आपकी मनोदशा क्या कह रही है। उसके बाद भाव के बाद उसके बाद गत्यात्मक आपने क्रिया करी या गतिशील जो है गतिशील जो भी कॉन्सेप्ट है, तो वो जो है वो गत्यात्मक पक्ष जो है वो गत्यात्मक पक्ष में आएगा और ब्लूम के अनुसार। तो 3 पक्ष बनाए हैं और हर पक्ष में यानी कह दिया जाए कि संज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो 6 चरणों में या 6 भागों में बांटा है। जो भावात्मक पक्ष है इसको 5 भागों में बांटा है और जो गत्यात्मक पक्ष है इसको इन्होंने 6 चरणों में बांटा है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं 6 5 6। ठीक है, कितने पक्ष हैं, 3 संज्ञानात्मक, यानी कहा जाएगा कि ब्लूम के अनुसार, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो ब्लूम है उन्होंने जो है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितने पक्ष बांटे हैं, या ब्लूम ने कितने भागों में जो है पक्षों का वर्गीकरण किया है, तो 3 भागों में। ये 3 भाग क्या हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष जो है। तो गत्यात्मक पक्ष यानी ये 3 पक्ष हो गए। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात हो गई ये तो जो है बच्चा जो है किसी भी उद्देश्य या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके अंदर जो है यानी जो वो कर रहा है वो 3 स्तर के आधार पर वो सारी एक्टिविटी उसकी हो रही है, सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही, दूसरी बात हो जाती है कि कितने उद्देश्य के आधार पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो कितने उद्देश्य की बात करती है, कितने उद्देश्य यानी कितने उद्देश्यों के आधार पर इन्होंने बांटा, कितने उद्देश्य की बात करती है। तो उद्देश्य जब पूछा जाएगा तो उद्देश्य कितने हैं, 2 हैं। अब उद्देश्य 2 कौन कौन से उद्देश्य हैं ब्लूम के अनुसार, तो 2 उद्देश्य होते हैं, एक शैक्षिक होता है और एक शैक्षणिक, शैक्षिक और एक शैक्षणिक। ठीक है, अब आपने ये सीखा कि ये शैक्षिक और शैक्षणिक कैसे होता है, तो यानी ये चीज यहाँ से ये चीज जो है यानी यहीं से ये चीज निकल कर आई है, कैसे अभी सीखेंगे आप। तो कहने का मतलब है कि ब्लूम ने कितने उद्देश्य की बात की है, 2 उद्देश्य की। कौन कौन से 2 उद्देश्य, शैक्षिक और शैक्षणिक। अब शैक्षिक और शैक्षणिक क्या है, शैक्षिक में कौन आएगा, जो विद्या अर्जन कर रहा होगा बच्चा, जो एज अ एजुकेटर सीख रहा होगा बच्चा, वो तो हो गया शैक्षिक। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य। अब यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, तो बड़ा होते होते उसको 2 उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। कौन कौन से 2 उद्देश्य, एक होता है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य वाला बच्चा जब तक मान लिया आपकी जॉब नहीं लगी तब तक क्या है आपका उद्देश्य, आपका एक ही उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है। और शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत कितने पक्ष के अंतर्गत आप क्रिया कर रहे हैं, कौन कौन से पक्ष आपके जो है मनोदशा में मन की दशा के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, भाव के अनुसार आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या कर पा रहे हैं, या गति अनुक्रिया क्या कर रहे हैं आप, जो है शारीरिक रूप से आप क्या कर पा रहे हैं। तो ये तीनों पक्ष किसमें आएंगे, शैक्षिक उद्देश्य में। यानी सारी चीजें इजिली कनेक्टेड होती हैं कैसे, तो यानी शैक्षिक उद्देश्य में ये तीनों पक्ष किसमें आएंगे, ये तीनों पक्ष जो है वो शैक्षिक उद्देश्य के पार्ट हैं। और दूसरी बात की जा रही है शैक्षणिक उद्देश्य। तो शैक्षणिक उद्देश्य जो है वो टीचिंग प्रोसेस है। टीचिंग प्रोसेस कहने का मतलब कि शैक्षणिक, जब आप शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं बच्चा, यानी अगर कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट यानी ग्रेजुएशन लेवल तक ही जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इस कदम से चल रहा है, तो इन पक्षों से गुजरना पड़ रहा है उसको, संज्ञान, भाव और गत्यात्मक से। लेकिन जैसे वो शैक्षिक उद्देश्य को अपनी पूर्ति कर ले रहा है, मान लिया वो टीचर बन गया या किसी भी जॉब, प्रोफेशनल जॉब पे आ गया, अब जैसे ही वो टीचर बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया, वहां पर उसका शैक्षणिक उद्देश्य सामने आ जाता है। अब क्या आएगा, शैक्षणिक उद्देश्य यानी सेकेंडरी है, ये दूसरे लेवल की बात की जा रही है। फर्स्टली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, फर्स्ट पे क्या आ रहा है, शैक्षिक उद्देश्य आ रहा है, दूसरे पे आ रहे हैं शैक्षणिक उद्देश्य। अब शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा, तो शैक्षणिक उद्देश्य में जो बच्चा होगा वो शैक्षणिक उद्देश्य वाला जो बच्चा होगा, यानी यहाँ पर बच्चा नहीं कहेंगे, यहाँ पर टीचर से कंपेयर करें आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर जो है, टीचर जो है एक तरह से यहाँ पर टीचर है और वहां पर जो है यहाँ पर बच्चा है, यानी एक तरह से कहते हैं एजुकेटर शैक्षिक जो है उसकी शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, अब शैक्षणिक उद्देश्य जो टीचर होगा
उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके उद्देश्य सीमित होंगे। यानी कह सकते हैं कि ब्लूम ने जो उद्देश्य बताए, कितने उद्देश्य, 2 उद्देश्य, शैक्षिक और शैक्षणिक। फिर शैक्षणिक उद्देश्य जो है ये क्या है, ये सीमित है। सीमित है क्यों, क्योंकि अगर मान लिया एज अ टीचर किसी ने जो है किसी क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, या क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम है, यानी एक तरह से निश्चित समय सीमा है, और उसी के दौरान आपको सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया शैक्षणिक उद्देश्य। यानी क्लास 5 को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका उद्देश्य होगा कि इस क्लास 5 के जो है चैप्टर वगैरह है, जो सिलेबस है उसको खत्म करना टाइम पे, ठीक है। इतना ही उद्देश्य है आपका शिक्षा शैक्षणिक की दृष्टि से, टीचर के उद्देश्य की दृष्टि से, तो यानी आपका उद्देश्य क्या हुआ, सीमित हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है, यहाँ पर इसके पास विस्तृत उद्देश्य है। विस्तृत उद्देश्य कैसे, यानी ये यहाँ पर आप 3 पक्ष में ही देख लें कि संज्ञानात्मक पक्ष 6 भागों में बटा हुआ है। इसमें क्या क्या कहाँ पर उसको आईक्यू लगाना पड़ेगा, संज्ञान लगाना पड़ेगा। दूसरा भावात्मक पक्ष में, तो भावात्मक पक्ष में भाव के अनुसार वो किस चीज को प्रायोरिटी दे, क्या काम करे। गत्यात्मक में वो शारीरिक रूप से क्या कार्य कर रहा है, यानी किसी चीज से अगर मोटिवेटेड हो गया तो उसने क्या किया खुद लेवल पे, तो गत्यात्मक पक्ष हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि शैक्षिक उद्देश्य जो है वो क्या है, विस्तृत है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें एज अ जो है बच्चा जो है, यानी छोटे से बड़े तक की जो बच्चा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही है उसके माइंड में, उसके दिमाग में, तो बहुत सारी चीजें चल रही, बहुत सारी चीजों को फेस करते हुए जा रहा है यहाँ पर। तो फेस कर रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विस्तृत उद्देश्य हो रहा है। कई सारी, यानी यहाँ पर सीमितता नहीं है, यहाँ पर बंधा हुआ बच्चा नहीं है, यहाँ पर विस्तृत है, उसकी सोच विस्तृत है। लेकिन यहाँ पर सीमित उद्देश्य है। यहाँ पर जो बच्चा है यानी टीचर है, उसको एक ही क्लास में अगर पढ़ा रहा है तो एक क्लास का जो है वर्क इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पर सीमित उद्देश्य है। और यहाँ पर विस्तृत, ठीक है, 2 चीजें समझ गए। उसके बाद यानी उद्देश्य आप समझ गए 2 भागों में, और क्या है, शैक्षिक और शैक्षणिक। यानी जब आप शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं तब आप आते हैं शैक्षणिक उद्देश्य में, और तब आपके उद्देश्य कुछ सीमित हो जाते हैं। पहले तो आपको बहुत कुछ पाना है ना, कि नौकरी भी पानी है और बहुत कुछ, जैसे आप समझ सकते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य, फिर उसके बाद शैक्षणिक यहाँ पर सीमित होगा, ठीक है। अब शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में ब्लूम ने बांटा, तो यानी उद्देश्य पहले थे कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपने लक्ष्य बनाया, आपने उसको पाने के लिए आप प्रयास करेंगे। अब प्रयास करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी शैक्षिक कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शिक्षा के या शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको इन 3 पक्षों से गुजरना पड़ेगा। अब इन 3 पक्षों से लाइफ में हर बच्चे को गुजरना पड़ रहा है। अब ये 3 पक्ष क्या है, शैक्षिक उद्देश्य के, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग पक्ष की, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और गत्यात्मक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। यानी अगर क्लास में अब आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो इजिली आप पूरी क्लास समझ के जाएंगे, और ये तो आपका जो है आप खुद इसके बाद यानी पढ़ने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा। तो उस और शेयर करते रहें आप वीडियो को, ताकि अदर बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। तो यहाँ पर 6 जो आप ये देख पा रहे हैं कि ब्लूम ने जो बांटा, तो यानी 3 पक्ष कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, और दूसरा है भावात्मक पक्ष, और तीसरा है तीसरा है गत्यात्मक पक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो भावात्मक पक्ष है वो 5 भागों में, या कहीं पे संप्रत्यय को मान लिया जाता है, तो 6 बता देते हैं कहीं पे। तो भावात्मक पक्ष 5 भागों में इजली, संज्ञानात्मक पक्ष 6 भागों में, और गत्यात्मक पक्ष जो है वो भी 6 भागों में डिवाइड है, ठीक है। अब ये 6 भाग क्या है, इनके बारे में जानेंगे, क्या किसके फीचर है ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। तो संज्ञानात्मक पक्ष, यहाँ पर आपको तीनों फैक्टर इजिली कनेक्ट करके आप याद करने वाले हैं, और याद क्या आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात होती है संज्ञानात्मक पक्ष की। अब संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ज्ञान होता है उसे, ज्ञान के बाद उसे क्या होगा, उसे अवबोध होगा या बोध होगा। तो ज्ञान, बोध या अवबोध, या फिर बोध, ठीक है। ज्ञान बोध प्रयोग या अनुप्रयोग, यानी कह सकते हैं अनुप्रयोग या फिर प्रयोग। ज्ञान बोध प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और फिर इसके बाद मूल्यांकन, ठीक है।
इसी कड़ी में ये मैं बता दूं कि ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप में आता है और रेक्टेंगल शेप के आधार पर दो बार इसका वर्गीकरण जो आया है, एक आया है 1956 का, एक 1956 का आया है, देन एक आया है, अगर मैं वर्षन नंबर इरेज कर दूं शायद आपको विजिबल होगा, तो इधर आप देखेंगे दो पक्ष आए हैं, कौन कौन से, ये संज्ञानात्मक पक्ष यानी 1956 का और ये आई है 2001 में। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको हर चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां से आ रही। तो पहली बात कि 1956 में ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये जो संज्ञानात्मक पक्ष था इसमें दो बार वेरिएशन हुआ। कौन कौन सा, 1956 में जो आई है उसको हम लोग मानते हुए चल रहे हैं, और मानते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे निचला स्तर जो है वो ज्ञान था, यानी कहते हैं कि नॉलेज ज्ञान, ठीक है, सबसे निचला स्तर। फिर उसके बाद ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद बोध ज्ञान, बोध, प्रयोग, प्रयोग, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण, और ये हो गया मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, फिर जस्ट ये क्या हुआ, ये 1956 में आई है ब्लूम टैक्सोनॉमी, और ये किसकी बात की जाती है, संज्ञानात्मक पक्ष की, ये जो कैटेगराइज किया गया 6 भागों में, ये 1956 में पहले दिया गया। ठीक है, और कैसे बताया गया कि ये जो स्तर है ये क्या है, ये ऊपर से नीचे, यानी कह सकते हैं यूं ये स्तर है, ये सबसे निचला स्तर है, लेवल 1 की बात, यानी एक तरह से सबसे निचला स्तर ज्ञान है, फिर बोध है, फिर प्रयोग है, विश्लेषण। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो है ज्ञान के बाद दूसरा स्तर किस चीज का आएगा, या फिर कहेगा बोध या प्रयोग के बाद जो है किस स्तर की बात की जाएगी। तो आपको पता होगा जब ये क्रम और बिल्कुल एग्जैक्ट क्रम ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है, ये कब आया, 1956 में। और ये स्तर है यानी नीचे से ऊपर, ये क्या है, अपर जो है ये सबसे निचला स्तर क्या है, ज्ञान का है, तो यानी बढ़ कैसे रहा, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर उच्च स्तर तक की गया है, तो सबसे निचला लेवल है ज्ञान का। ठीक है, दूसरी बात ये तो 1956 में जो दिया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद आई थिंक इधर विस्फोट हो रहा होगा, तो दूसरी बात जो करते हैं यहाँ पर, दूसरा 2001 में आया इसका सुदृढ़ रूप, और इसमें क्या किया गया, इसमें सिर्फ ऊपर के दो स्टेजेस जो है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, और यहाँ पर सबसे पहले ज्ञान ही है, लेकिन इंग्लिश वर्जन इसका नॉलेज इस जगह रिमेम्बर आ जाता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं ज्ञान है, फिर उसके बाद बोध, ज्ञान, बोध, प्रयोग, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे विश्लेषण, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मूल्यांकन आ गया, और यहाँ पर सृजनात्मकता आ गई, सृजनात्मकता आ गई, कब आई, 2001 में, ये पहले आया था 1956 में, ये 2001 में। कहने का तात्पर्य है ये सृजनात्मकता, ये संश्लिष्ट वाला जो है, और ये मूल्यांकन जो है ये यहाँ वाला भी है, तो यानी कहने का मतलब 1956 का ही ये विवरण आपको लिखा दिखा है, और इसी को हम लोग मान कर चलते हैं, और बुक्स जो है, क्वेश्चन जो है, इसी के आधार पर आपसे अगर पूछा जाएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष में विश्लेषण के बाद किस स्तर की बात की जाएगी, या विश्लेषण के बाद क्या आएगा, तो विश्लेषण के बाद संश्लेषण आएगा, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन आएगा, ये 1956 में जो दी गई उसी को मानकर चलना है। लेकिन यहाँ पर जो चेंजमेंट हुआ क्या ये पता होना चाहिए, तो 1956 बिल्कुल इजीली, आप अभी इसमें क्या है, किस फीचर के अंतर्गत कैसा क्वेश्चन, वो इसकी टेंशन ना लें आप, जैसे अभी आपने बैन हिले देखा, सेम इजीली इसको भी कनेक्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले, कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है, यानी यहाँ पर टफ चीज भी आप देखोगे बिल्कुल इजी भाषा में, जैसे आप जो है एकदम इजी वे में सीख सकते हैं वैसे आप सीखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये 1956 की थी, फिर उसके बाद ये क्या आया 2001 में, और 2001 में चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि सबसे पहले ज्ञान, ठीक है बच्चे, यानी ज्ञान हुआ, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, और यहाँ पर ये मूल्यांकन आ गया 5वीं स्टेज में। मूल्यांकन यानी ये जो मूल्यांकन इसमें लास्ट था, 6ठे स्टेज पे मूल्यांकन था, तो इसको यहाँ पर 5वें स्टेज पे मूल्यांकन किया, और सृजनात्मकता जो है आखिरी स्टेज पे, यानी जो बच्चा है क्रिएटिव है अगर बच्चा, तो वो उसकी लास्ट स्टेज होगी, जब उसको यानी सारी चीजें सीख चुका होगा तब वो मूल्यांकन कर पाएगा, ठीक है, यानी तब वो सृजनात्मक क्रिएटिव हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ सुनते जाएं, कनेक्ट करते जाएं क्या चीज हो रही है, फिर कनेक्ट कराना मेरा काम है कि आप जो है इस चीज को कैसे सीख रहे हैं और इस चीज को कैसे सीख रहे हैं, ये मेरा दायित्व है, उत्तरदायित्व। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ज्ञान, अब ज्ञान को कैसे याद करना है, यानी इनके फीचर्स भी तो आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे कि बोध के बाद जो है टैक्सोनॉमी क्या कहती है, प्रयोग ही आता है, कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। एज एग्जाम्पल, बहुत आसान भाषा में, और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, मान लिया
यहाँ पर आप शायद दिखेगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं, तो यानी एज एग्जाम्पल आपको किसी चीज का नोट्स बनाना है। अब नोट्स बनाना है, ठीक है, या फिर कहते हैं कि आपको कोई भी कार्य करना है, और कोई भी कार्य करना है या किसी चीज से, मान लिया नोट्स का ही एग्जाम्पल लिया है, क्या किया, आपको किसी बुक के नोट्स बनाने हैं, कुछ सीखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, अब नोट्स बनाने के लिए आपने क्या किया, ज्ञान दिया, यानी हर चीज को सीखने के लिए आप सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। पता है तो उसको कहेंगे ज्ञान है। यानी अगर जो है मार्कर के फीचर आपको पता है, ब्लैक जो है व्हाइट बोर्ड के फीचर पता है, या कुछ भी इटीसी, यानी आप समझ सकते हैं कि जो जीन पियाजे स्कीमा कह रहे हैं, हर चीज के बारे में आपको पता है, या हर चीज का आपके अंदर एक जो है इमेज बनी हुई है कि जो है अगर मार्कर कहेंगे तो मार्कर ही शब्द जो है मार्कर ही माइंड में आएगा। तो अगर हर चीज की इमेज बनी हुई है, वो क्या है, वो आपका संज्ञान है, ज्ञान है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो है ज्ञान क्या है, पहली स्टेज है। और पहली स्टेज में मान लिया वैन हिले से ही कनेक्ट करें, ठीक है, वैन हिले से, क्योंकि आपने वो सीख लिया। तो वैन हिले में जैसे ही मैंने वर्ग, आयत और सबसे निचला स्टेज जो चाक्षुषी का था, उसमें मैंने क्या किया, उसमें वर्ग, आयत और त्रिभुज अलग अलग दिखाया, बच्चे ने जाके दिखाया, तो ये क्या हुआ, ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया मतलब अब ज्ञान हो गया, यानी वर्ग का ज्ञान हो गया उसे कि ये वर्ग ऐसा दिखता है, आयत ऐसा दिखता है, ट्रायंगल ऐसा दिखता है, यानी ज्ञान हो गया। ये पहली स्टेज हो गई। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना जरूरी है उस चीज के बारे में। तो यानी अगर छोटा बच्चा भी है, उसको सबसे पहले हर चीज के बारे में ज्ञान होगा कि पेड़ ये होता है, पत्ती ये होती है, या कंप्यूटर ये होता है, टेबल ये होती है, हर चीज के बारे में पहले बता रहे हैं, मतलब एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ज्ञान हो गया, उसके बारे में पता हो गया। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है बोध। यानी मान लिया आपको नोट्स तैयार करना, आप बड़े बच्चे हैं और समझदार बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नोट्स में आपको नोट्स तैयार करना है, यानी आपने सबसे पहले चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, ज्ञान आया आपके अंदर, यानी ज्ञान लिया आपने। उसके बाद बोध, यानी अब आपने सिर्फ ज्ञान देख लेना काफी नहीं है, अब आपको समझेंगे, उसके में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, यानी दूसरी स्टेज क्या है, बोध में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ बूझ होगी। तो कह दें कि जो है बोध में क्या होगी, यहाँ पर समझ होगी आपके अंदर। समझ बूझ वाला कोई भी काम होगा तो वो क्या होगा, समझ बूझ वाला जो भी काम होगा वो बोध होगा। बोध मतलब आपने चीजों को जान लिया, ज्ञान हो गया, नॉलेज आ गई आपके अंदर, अब आप उस चीज के बारे में समझ रहे हैं, जो है, तो ये यानी बोध कर रहे हैं आप, अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं आप। अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की बात है, यानी अंडरस्टैंडिंग हो रही उस चीज के बारे में, या किसी भी चीज के आपको नोट्स तैयार करने, नोट्स को देखा या समझा, ये ज्ञान हुआ। अब समझ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस नोट्स में यानी कितने इंपॉर्टेंट है, या इस नोट्स में क्या चीज बात लिखी हुई है, क्या समझने लायक है। जब समझ रहे हैं, समझ बूझ हो गया, वो बोध हो गया, जान लिया। अब तीसरी स्टेज, जब आपने चीजों को जान लिया, तब आप उसको प्रयोग करेंगे। छोटा बच्चा भी है, पहले वो चीजों को देखा, दूसरी बार उसमें जो है अपना माइंड लगाएगा, संज्ञान लगाएगा, बोध करेगा। उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या करेगा, प्रयोग करके देखेगा कि यानी अब प्रयोग करना मतलब आपने अगर कॉन्सेप्ट या नोट्स बनाए, समझ लिया उनके बारे में, अब आप प्रयोग कर रहे हैं, यानी अब आप कोई भी थ्योरम, कोई भी थ्योरी, एग्जाम्पल आप जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी सीख रहे हैं, यानी अब अगर आपको सिर्फ पता चलता है तो ये ज्ञान है। ज्ञान के बाद आप समझ रहे हैं, इस पूरी थियरी को समझ जा रहे हैं, तो ये समझ बूझ है, आप अपने आईक्यू के आधार पर, बोध के आधार पर समझ रहे हैं। तीसरी चीज, आप इसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी अब आप कोई भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके उसमें सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो गई, ये चीज हो गई, ये प्रयोग हो गया, आपने उस चीज को प्रयोग करके अप्लाई करके देखा। यानी अप्लाई करेंगे कहाँ पर, प्रयोग करेंगे कहाँ पर, ये तीसरी स्टेज बात होगी। संज्ञानात्मक, अभी सिर्फ आपके आईक्यू लेवल की बात हो रही, अभी मनोदशा या भाव का कोई रिलेशन नहीं, अभी गत्यात्मक का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, यानी शारीरिक गतिविधि यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ संज्ञान आईक्यू के लेवल पर बात हो रही। तो यहाँ पर आपने जाना, इसके बाद समझा, इस कॉन्सेप्ट को पूरे समझ लिया, तो समझ बूझ काम कर रही है, फिर आप उसको क्वेश्चन में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रयोग। उसके बाद विश्लेषण, अब आप देखेंगे जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, प्रयोग करने लगे, ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ पर आपको किस लेवल की बात कहाँ पर किस क्वेश्चन में लगानी है। कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक बच्चा है, कक्षा 5 का बच्चा, और वो बच्चा जो है अगर किसी भी काम को करने में अपने किसी बड़े पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस पक्ष की बात चल रही है, अब आप बताएं। अब कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, यानी उसकी मनोदशा जो है, मनोदशा ऐसी होगी विपरीत उसके, यानी उससे मैच नहीं करी होगी, इसीलिए लड़ाई कर रहा, तो यानी मनोदशा उसकी विपरीत है या लड़ाई कर रहा है, तो ये किस ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस पक्ष की बात
भावात्मक पक्ष की बात हो रही, ठीक है। यानी आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, तो जैसे कि एक छात्र जो है अपने सहकर्मी या साथ पढ़ने वाले बच्चे से लड़ाई झगड़ा करता है, या कह दें कि उसकी बातों से विवादित होता है, सहमत नहीं होता। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस पक्ष की बात की जा रही है? तो भावात्मक पक्ष की बात की जा रही है। अगर संज्ञान आईक्यू की बात होती है तो वो संज्ञानात्मक पक्ष में चला जाता है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे ने प्रयोग करके देखा, वो अनुप्रयोग, ये तीसरे स्टेज की बात हो गई। फिर विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण मतलब तोड़ तोड़ कर चीजों को सीखना। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रयोग करेंगे, यानी अब आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं बिठा पा रहे तो आप चीजों को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? कि इस सेंटेंस को आपको भावात्मक पक्ष में रखना है, इस सेंटेंस को गत्यात्मक पक्ष में रखना है, किसे संज्ञानात्मक पक्ष में रखना है। यानी तोड़ तोड़ के सेंटेंस आपने अलग कर लिए कि इसका फीचर क्या है, इसका फीचर क्या है, तीनों के अर्थ समझ लिए। तो अब आप कैटेगराइज करने लगे तीनों में, तो ये क्या हुआ? ये विश्लेषण, यानी तोड़कर चीजें सीख रहे हैं। तोड़ तोड़कर क्या कर रहे हैं? चीजें सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। अब तोड़ तोड़कर चीजें सीखा यानी विश्लेषण हो गया। अब क्या किया? संश्लेषण। अब आपने देखा कि अब क्या करेंगे? अब आपने जैसे ही चीजें तोड़कर सीख ली, तो अब आप करेंगे जो है कंपाइल, संश्लेषण करेंगे कि कहां पर कौन सा फैक्ट लगाएं तो सही हो जाए। यानी पहले तो तोड़ लिया कि किसमें क्या चीज अलग अलग है, किस पक्ष में कौन सी बात या कौन सा सेंटेंस रखा जाएगा। फिर उसके बाद चौथा स्टेज आता है संश्लेषण। अब आप करेंगे क्या? अब आप अपनी गलतियों को मेमोराइज करेंगे कि कहां पर गलती हो रही थी। अब आप सारी गलतियों को, पूरे माइंड को मेकअप कर दीजिए कि किस पक्ष में क्या है। हर सारी बातों को अब आप संश्लिष्ट करेंगे। यहाँ पर तोड़ दी चीजें, अलग अलग कर दी, यहाँ पर संश्लिष्ट करने का काम, यानी क्या गलती हो रही है, कहां पर क्या चीज मिस्टेक हो रही है, क्या समझना है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? संश्लेषण कर रहे हैं। अब संश्लेषण कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर चीजों में आप संश्लेषण करेंगे। तो संश्लेषण करना, ये किस स्टेज की बात हो गई? विश्लेषण के बाद आएगा संश्लेषण। यहाँ पर चीजों को संगठित वे में आप देखेंगे, संगठित वे में आप देखेंगे। फिर लास्ट में आप मूल्यांकन करेंगे कि आपने क्या सीखा, कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो मूल्यांकन की बात हो जाएगी, वो लास्ट स्टेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, मान लिया नोट्स का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, तो नोट्स को आपने देखा, समझा, ये ज्ञान हुआ। उसमें समझ बूझ लगाई, ये बोध हुआ। उसका प्रयोग किया नोट्स का और अपने कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रयोग हुआ। उसमें इस नोट्स का कहां पर किस जो है लाइन का या कैसे क्वेश्चन कहां पर सॉल्व करने, तोड़ तोड़ करके आपने सीखा कि वैन पहले आ रहे अलग बना लें और ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग बना लें। तब आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में अलग क्या है। तो अगर यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, विश्लेषण हो गया। फिर दोनों में कॉमन या संगठित रूप में गलती कहाँ कर रहे हैं? आप नोट्स अगर बना ले रहे हैं तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि आपने जो है गलती करना कि अब क्या होगा कि किस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। विश्लेषण करने के बाद आप संश्लिष्ट कर रहे हैं, माइंड को मेकअप कर रहे हैं कि क्या गलती हो रही है, उसके बारे में पूरा स्कीमा या माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो ये संश्लेषण, संगठित वे में आप देख रहे हैं चीजों को। संगठन हो गया, संश्लेषण हो गया, ठीक है। लास्ट में आप इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या सीखा, कितना फायदा हुआ, कहाँ पर जो है क्या चीज जो है अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हुआ, ये मूल्यांकन हुआ, ठीक है। अब तो आपको चीजें याद हो गई कैसे, यानी जब तक मैं सिखा नहीं लूं तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप देखोगे इजिली, यानी सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, सीखा, ज्ञान हुआ, फिर बोध लिया, समझ बूझ लिया, फिर प्रयोग किया, फिर विश्लेषण किया, तोड़ तोड़ कर देखा, फिर समराइज करके देखा, संश्लेषण करके, और उसके बाद मूल्यांकन कर लिया। तो आपको बिना रटे आपको चीजें समझ में आ गई, अप्लाई कर लेंगे आप। देन आप हम लोग सेकंड स्टेज में बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक की बात। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो 1956 में ये कि विश्लेषण, पहले चीजें तोड़कर देखी, फिर समराइज करके संगठित फॉर्म में देखा, और फिर मूल्यांकन किया। कि मूल्यांकन भी दो तरह का, गुणात्मक और मात्रात्मक। कितना फायदा, यानी कितना जो है जो आपने सीखा वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, यानी हर चीज में, हर प्रोस्पेक्टिव में आप सीख रहे हैं, तो ये मूल्यांकन हो गया, ठीक है, इवेल्युएट करना। अब ये मूल्यांकन, ये थ्योरी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस लेवल में, ये 6 स्टेज जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष, वो 1956 में दिए गए। फिर 2001 में इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंजमेंट किया गया। ऊपर के जो अपर लेवल के 2 बातें हैं, मूल्यांकन और सृजनात्मकता, तो मूल्यांकन को इन्होंने 5वें स्टेज पे रखा और 6ठे में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी रखी। मतलब जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये चेंजमेंट इसलिए किया गया कि बच्चे ने ज्ञान किया, उसे बोध हो गया, समझ लिया, प्रयोग कर लिया, विश्लेषण तोड़ तोड़ कर चीजों को सीख लिया। यानी इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चा मूल्यांकन करेगा कि तोड़ तोड़ कर सीखने के बाद बच्चा जो है इवेल्युएट करेगा कि क्या गलती रह गई, यानी तोड़ तोड़ कर सीखेगा, वर्गीकरण करेगा, उसके बाद देखेगा कि मूल्यांकन करेगा क्या चीज गलती रह गई, उन चीजों को इवेल्युएट करेगा, और उसके बाद उसमें क्या आ जाएगी, जब इवेल्युएट कर लेगा तो उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, सृजनात्मकता आएगी, अपना नवीन विचार भी उसमें शामिल कर सकता है। तो ये चीज, ये 2001 में आई और ये 1956 में आई।
तो कभी अगर ऐसा चेंजमेंट आ जाता है कि 1956 या 2001 में क्या न्यून अंतर है, यानी या फिर ऐसे आ जाता है कि जो है अपर प्राइमरी लेवल में हो सकता आ सकता है आपसे, और कि 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें विश्लेषण के बाद कौन सा पक्ष आएगा, तो विश्लेषण के बाद मूल्यांकन, और देन आखिरी से जो है वो सृजनात्मकता की है, क्रिएटिविटी की है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भावात्मक पक्ष क्या है। तो भावात्मक पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है यानी कहा जाए आहरण, आहरण को कह देते हैं अधिग्रहण, अधिग्रहण। फिर उसके बाद आ जाता है अनुक्रिया, अनुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आहरण या अधिग्रहण हो गया, अनुक्रिया हो गई, फिर उसके बाद जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आकलन होता जाता है, संगठन होता जाता है। तो कह सकते हैं कि पहले यानी आकलन होगा और फिर उसके बाद संगठित करेगा, चीजों को संगठित करेगा, उसके बाद चरित्र निर्माण, उसके बाद क्या आ जाएगा चरित्र निर्माण, मूल्यों का चरित्र निर्माण, मूल्यों का चरित्र निर्माण, ये 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भावात्मक, भावात्मक में मतलब मनोदशा या भाव जो है कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे या फिर इसको कहते हैं मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, या फिर कहते हैं मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, प्रणाली का चरित्रीकरण, चरित्र निर्माण या चरित्रीकरण। ठीक है, चरित्रीकरण, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अब आपको ये कैसे कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट यानी भावात्मक, भावों को समझना, भावों को समझना मतलब यहाँ पर बच्चे का मनोदशा काम करेगी, यहाँ पर संज्ञान नहीं, यहाँ पर आईक्यू नहीं, यहाँ पर भाव, मन के भाव काम करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत जो है साधारण सा एग्जाम्पल, मान लिया आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है और आपका फ्रेंड ने आपने आपसे क्या कहा, आपसे कहा कोई काम करने को कहा। अब कोई काम करने को कहा या फिर कहा कि नोट्स बना दो, यानी यहाँ पर आपने देखा कि नोट्स, आपने नोट्स मिल गए थे, आपने प्रिपेयर किया, ज्ञान किया, बोध किया, समझा बुझा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल नोट्स बनाने की बात आई, बनाने की बात आई कि मेरे नोट्स बना दो या कुछ भी। तो नोट्स बनाने की बात आई तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अधिग्रहण किया, सुन लिया बात को केवल। अब सुन लिया बात को केवल, या आहरण किया या जान लिया, या फिर यहाँ पर लेने से एक जो है यानी सीधा सा एक एग्जाम्पल कि जैसे अगर आपका दोस्त जो है धोखेबाज है या कुछ भी कहे, धोखेबाज है, या आप इस चीज को कैसे जो है बिल्कुल आसान भाषा में, धोखेबाज को कैसे, यानी आप पहले चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्या होगा, यानी ऑब्जर्व करना, आहरण करना या अधिग्रहण करना, या फिर नोट्स बनाने की ही बात आई तो नोट्स बनाने में आपने क्या किया, पहले चीजों को सुना, ग्रहण किया, ग्रहण मतलब अधिग्रहण किया या ग्रहण किया, ये भाव मतलब अब आपका आईक्यू या मन की दशा क्या कार्य करेगी। अधिग्रहण कर लिया मतलब सुन लिया नोट्स बनाने के बाद, फिर उसके बाद क्या किया, अनुक्रिया, यानी यानी उसकी आपने क्रिया की, नोट्स बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ लिखोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो अनुक्रिया करना यानी पहले बात को सुनना, अधिग्रहण कर लिया, सुन लिया, उसके बाद क्या होगी, आप इस पे अनुक्रिया करोगे, यानी नोट्स बनाने के लिए आप बुक खरीदोगे, पेन लाओगे, तो कुछ ना कुछ क्रिया करना स्टार्ट करोगे। तो यानी सबसे पहले मन की दशा यहाँ पर जो है काम करेगी, भाव कैसे, सुना, उसके बाद क्रिया की आपने, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आकलन किया, आकलन किया कि अगर मैं दूसरे की किसी की नोट्स बनाती हूँ तो वो सही है या गलत, आकलन करना, आकलन किया, उसके बाद क्या किया, समराइज वे में संगठित करके सोचा आपने कि यानी अब आप उसके प्रोस्पेक्टिव से, दूसरे जिसने आपसे नोट्स बनाने को कहा उसके प्रोस्पेक्टिव से भी सोचना स्टार्ट करेंगे कि सही है या गलत, या फिर तो यानी यहाँ पर सारे पहलू को ध्यान में रख करके कि बनाना चाहिए कि नहीं, हर वे में, हर प्रोसेस, हर थिंकिंग के अनुसार सारे पहलू को ध्यान में रख करके आप संगठित हो करके माइंड में जो है क्लियरिटी ला करके कि बनाना चाहिए कि नहीं, और सारी चीजें याद करते हुए या समझते हुए, तो यहाँ पर संगठित होकर के आपने सोचा। उसके बाद लास्ट में हुआ मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण। अब आपने नोट्स बनाए तो आपने देखा कि ये सही है या गलत, सही है या गलत, ये क्या हुआ, चरित्रीकरण। अब ये यहाँ पर क्या हुई, ये यहाँ पर पूरी तरह से आपकी मनोदशा काम कर रही है, यहाँ पर खुद के लिए आपने कुछ नहीं किया, या फिर कहा कि मान लिया एज एग्जाम्पल कि धोखेबाजी का ही एक एग्जाम्पल अगर ले लें या नोट्स बनाने का ही, तो यानी चीजों को सुना, ग्रहण किया या अधिग्रहण, फिर क्रिया की उस तरफ तो अनुक्रिया, मतलब पहले आप ग्रहण कर लेंगे चीज को, मान लिया कोई भी चीज होगी, अब भाव यानी मन के भाव का आपका काम करना है, तो मन के भाव कैसे काम करेंगे, तो चीजों को सुनना, ग्रहण करना, अब उसकी तरफ चीजें अगर ग्रहण करनी, सुन ली, तो कुछ ना कुछ जो है आपकी क्रिया होगी, एक्टिविटी करेंगे। तो दूसरा पक्ष क्या हो गया, क्रिया का हो गया। तीसरा क्या हुआ कि संगठन, यानी तीसरा हुआ आकलन। अब आकलन को जो है संप्रत्यय निर्माण भी कह सकते हैं। तो
तो संप्रत्यय निर्माण या आकलन को कहें संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय संप्रत्यय निर्माण, ठीक है। और इसको संगठन को व्यवस्थापन, व्यवस्थापना, व्यवस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आकलन या संप्रत्यय निर्माण में, तो आकलन किया यानी क्रिया कर लिया आपने, फिर आकलन किया, आकलन किया कि जो है यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आकलन करना, संप्रत्यय निर्माण कि करना चाहिए कि नहीं, इस चीज के लिए नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं दूसरे के। तो यहाँ पर आकलन कर रहे हैं आप, पहले बुक वगैरह ये सब खरीद के ला रहे हैं, फिर आकलन कर रहे हैं कि सही है बनाए कि ना बनाए, तो ये चीज क्या है, आकलन करना। फिर संगठन व्यवस्थापन किया, व्यवस्थापन का मतलब कि आपने सारी चीजें जो है सोची, उसके प्रोस्पेक्टिव से, अपने प्रोस्पेक्टिव से तो सोचा, संगठित किया, ये क्या हुआ, व्यवस्थापित यानी व्यवस्थापित की अपने माइंड में, मनोदशा में कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना है, ये व्यवस्थापन हुआ, ये संगठन हुआ। फिर लास्ट में मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, यानी ये जो भावात्मक पक्ष है, यानी आपने जो काम किया वो सही है या गलत, ये इसका मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, ये काम किया गया जो काम है वो सही है या गलत, ये भावात्मक पक्ष, ये लास्ट स्टेज हो गई, 5वां स्टेज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अधिग्रहण, अनुक्रिया और आकलन, संगठन और मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, तो ये चीज आप समझ गए, ये हो गया भावात्मक पक्ष। उसके बाद जस्ट चलते हैं हम लोग शारीरिक या कहते हैं गत्यात्मक पक्ष। तो गत्यात्मक पक्ष वाला जो बच्चा है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्यय बोध होगा, इसमें क्या होगा, प्रत्यय बोध होगा, प्रत्यय बोध होगा। बोध मतलब जानना। अब जानना कैसे, जैसे मान लिया एग्जाम्पल, आपने किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चों को देखा, अब यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चों को देखा, उसके बारे में जाना, बोध हुआ आपको। अब बोध हुआ, उसके बाद आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जैसे आपके अंदर कुछ हलचल हुई या आपने कुछ क्रिया करना स्टार्ट किया, यानी उद्दीपन होगा। उद्दीपन के बाद जस्ट आएगा अनुक्रिया, अनुक्रिया। तो आपने अधिगम थियरी में देखा होगा, तो यानी अगर बात करें कि जो ब्लूम है, ब्लूम किसकी बात करते हैं, ये अधिगम के हैं, अधिगम, अधिगम थियरी की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे किसी चीज को सीख रहा है, अधिगम की बात करते हैं ब्लूम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 3 पक्ष के आधार पर बच्चा अधिगम कर रहा, सीख रहा। तो सबसे पहली बात यानी प्रत्यय बोध हुआ। प्रत्यय बोध मतलब आपने एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चे को देखा, अब यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चों को देखा, ये बोध हुआ। उसके बाद आपके अंदर कुछ भी जो है उद्दीपन, यानी किसी भी चीज को देख करके मन में होने वाली मनोदशा या उद्दीपन, यानी अब आपके अंदर उत्तेजन यानी जो है जोश आ रहा है या कुछ भी, तो जोश आ रहा है, ये क्या है, उद्दीपन आ रहा है, खाली उद्दीपन हुआ। मतलब एज अ लाइक साधारण भाषा में आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाई, एक छोटा बच्चा आपके सामने है और उस टॉर्च से उसकी आंखें तुरंत बंद हो रही, तो ये क्या हुआ, ये उद्दीपन हुआ, ठीक है। अब उद्दीपन के बाद या फिर उस टॉर्च को पकड़ने के लिए वो बच्चा ललायित होगा, पकड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार होगा, ये क्या हुआ, ये उद्दीपन हुआ। उसको नई टॉर्च की लाइट उसको आकर्षित कर रही है, उद्दीपित कर रही है उसको, तो ये उद्दीपन हुआ। उसके बाद वो बच्चा टॉर्च की तरफ या लाइट की तरफ आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, तो ये क्या हो गई, ये अनुक्रिया हो गई। यानी तीसरा क्या हुआ, तीसरा ये क्या हो गई, ये अनुक्रिया हो गई। अब अनुक्रिया हो गई यानी उसने उसके यानी उसको करने के लिए वो आगे बढ़ा। अब क्या होगा, लास्ट में यहाँ पर किया आदत निर्माण, आदत निर्माण, आदत निर्माण में मतलब बच्चा क्या होगा, अब अनुक्रिया की बच्चे ने उस लाइट को पकड़ने के लिए, फिर उसके बाद जस्ट आप देखेंगे कि यानी अनुक्रिया की, उसके बाद जैसे जैसे अगर आप रोज लाइट जलाते हैं, तो अब उसकी आदत में आ जाएगा कि अगर लाइट जलाएंगे तो मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ ऐसे जो है किसी ओर जाना है और वो लाइट मिल जाएगी, यानी वो उसकी आदत में आ गया। या फिर आप समझ सकते हैं थॉर्नडाइक के बिल्ली वाले सिद्धांत से, और तो बिल्ली वाले सिद्धांत से या फिर कह दें कि यानी उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं गत्यात्मक पक्ष को कैसे, कि मतलब कोई बिल्ली, कोई कैट थी, उसने क्या किया, हालांकि यहाँ पर मैं यूजली एग्जांपल ले रही हूँ ना कि एग्जैक्ट ले रही, तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं पहले क्या हुआ, बिल्ली को बोध हुआ कि जो है बेल या रिंग जो दरवाजा खुलने से भोजन मिलता है, यानी पहले उसे बोध हो रहा है कि अगर बेल या रिंग जो है दरवाजा खुल जाएगा तो वो भोजन मिल जाएगा, बोध हो रहा। बोध होने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता यानी एक तरह से भोजन आता, उसके अंदर उद्दीपन होता, उद्दीपन के बाद वो जस्ट उछलने कूदने लगती भोजन पाने के लिए, तो ये क्या हुई, अनुक्रिया करने लगती। अब अनुक्रिया करने के बाद जस्ट उसका क्या हो जाता है कि रोज रोज अगर वो उछलती कूदती और प्रेस हो जाती उस बटन पर, यानी उस बटन पर उसका पैर प्रेस हो जाता और वो दरवाजा खुल जाता। ये 2-3-4 दिन क्रिया होने के बाद उसकी आदत में आ जाएगा, तो आदत हो जाएगा, यानी ये क्या होगी, आदत निर्माण हो गई। फिर आदत निर्माण के बाद जो हो जाता है अनुकूलन हो जाता है। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आपकी आदत बन गई,
अब आपकी आदत किसी चीज को करने के लिए बन गई, या बिल्ली को भोजन जो है पाने के लिए बार बार वो जो है बटन को प्रेस करती, तो उसकी आदत में आ गई कि यही बटन है और इसे प्रेस किया जाए तो ये दरवाजा खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो ये उसकी आदत में आ गई। अब आदत में आ गई, फिर लास्ट में उसने क्या किया, अब वो अनुकूलन, यानी अब उसको कुछ भी नहीं सोचना है, अब बिना उसे सोचे समझे वो जाए, जैसे ही भोजन आएगा उसका बिना एक्टिविटी के, यानी वो अपने आप प्रेस हो जाएगा वो दरवाजा, यानी बटन जो है अपने आप वो उसमें जो है अनुकूलित हो गई, उसी अनुकूलन में आ गई। ठीक है, अनुकूलन होने के बाद जो हो जाता है आखिरी में जब आ जाती है व्युत्पत्ति। जो व्युत्पत्ति निर्माण जो आ जाता है छठे स्टेज जो है व्युत्पत्ति। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौशल जो है कौशल डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा कैसे, तो कौशल कैसे डेवलप हो जाएगा इस चीज को समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया यहाँ पर जो बच्चा है, या फिर मैंने एग्जांपल लिया जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चे को देखा आपने, यूपीएससी एस्पिरेंट देखा आपने, एस्पिरेंट देखा, ठीक है। इस यूपीएससी एस्पिरेंट को देख करके आपने जाना कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानियां। ये क्या हुआ, ये बोध हुआ, ठीक है, बोध हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका शारीरिक क्रिया इन्वॉल्व होगी गत्यात्मक पक्ष में। यहाँ क्या था, मनोदशा थी, मन के भाव थे, भावात्मक पक्ष था। यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बच्चा जो है वो दूसरे के जो है विचारों से सामंजस्य नहीं रख पा रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो ब्लूम के किस पक्ष के अंतर्गत आएगा, तो भाव यानी मनोदशा की बात हो जाए तो वो भावात्मक में आएगा। क्रिया एक्टिविटी या गत्यात्मक पक्ष की बात हो जाए, या जो है साइको जो है अगर जहाँ पे शारीरिक गतिविधि आ जाए वो गत्यात्मक पक्ष की बात हो जाएगी, और जहाँ पर कॉग्निटिव या संज्ञान आ जाए वो संज्ञानात्मक पक्ष होगा। तो लास्ट बात करते हैं जो गत्यात्मक पक्ष है। तो गत्यात्मक पक्ष में जो बच्चा है उसने चीजों को पहले बोध हुआ, उसको जाना यूपीएससी एस्पिरेंट क्या होता है, क्या फीचर है, क्या लाभ है, क्या नहीं, ठीक है, बोध हो गया, जान लिया। अब उसके अंदर जो है मन में जो भाव उठ रहे हैं, उद्दीपन उठ रहे हैं, कुछ करने की जिज्ञासा उठ रही है, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उद्दीपन क्या हुआ, ये दूसरी स्टेज हो गई गति के आधार पर, मोशन के आधार पर। तो उद्दीपन दूसरी स्टेज, देन उसने क्या किया, अनुक्रिया की, यानी अब उद्दीपन हुआ, मन में हलचल उठी, अब कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, तो ये क्या हुई, ये अनुक्रिया तीसरी स्टेज हो गई, अनुक्रिया। फिर चौथी क्या हुई, आदत निर्माण। अब क्या किया उसने, अब अनुक्रिया यानी इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने करंट अफेयर्स नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। उद्दीपन के बाद अनुक्रिया हो गई, ठीक है। अब जैसे ही वो पहले उसको दिक्कत हो रही थी अनुक्रिया करने में या उसी चीज में ढलने में कि कैसे क्या उसको रूल फॉलो करना है, लेकिन उसने जब डेली रूटीन पे वो कार्य करने लगा तो उसकी आदत में बन गया। अब उसको नोट्स बनाना या करंट अफेयर लिखना कोई दिक्कत ही बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गई, उसकी आदत बन गई। अब आदत बन गई तो उसके बाद जब जैसे ही आदत बन गई तो अब उसके बाद लास्ट में कि अब धीरे धीरे उसको करंट अफेयर का नॉलेज हो गया, आदत हो गई, लिखता जा रहा, तो उसी में वो जो है एक तरह से अनुकूलित हो गया उसी परिवेश में। जैसे कोई जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाला जो है बच्चा या जानवर उसी के जो है उसी अनुरूप जो है अनुकूलित हो जाता। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी अनुकूलन हो गया। उसके बाद जिस बात आती है व्युत्पत्ति या कौशल निर्माण। जब अनुकूलन कर लिया तो उसके बाद एक कौशल डेवलप हो गया, यानी अगर मान लिया उसने हर चीज सीख ली तो उसके बाद एक अच्छा कौशल, एक अच्छा ज्ञान का संग्रहण हो गया, व्युत्पत्ति हो गई, यानी इसमें एक कौशल आ गया यूपीएससी एस्पिरेंट का। तो ये लास्ट स्टेज है किसकी, गत्यात्मक या शारीरिक क्रिया के द्वारा उसने किया ये काम। तो ये क्या हुआ, गत्यात्मक पक्ष हुआ। और यहाँ पर किसी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बच्चा पहले सीखेगा, उद्दीपित होगा, फिर अनुक्रिया करेगा, फिर आदत में आ जाएंगी चीजें उसके धीरे धीरे, कि यानी पेड़ के बारे में बताया, बोध हो गया, जान गया, उद्दीपन हो गया, उसके बारे में जाना समझा, उसके प्रतिक्रिया की, और उसके बाद आदत में आ गया उसकी चीजें, और फिर अनुकूलन आ जाएगा, फिर व्युत्पत्ति या कौशल निर्माण आ जाएगा। आई होप आपको ये गत्यात्मक पक्ष के 6 चरण बहुत इजीली समझ आए होंगे, और भावात्मक की 5 और संज्ञानात्मक की 6 पक्ष। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, और यानी कह सकते हैं ब्लूम ने जो है किसी भी उद्देश्य या जीवन जो है संघर्षमय है, और वो संघर्षमय जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए जो बच्चा है या हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन इन 3 पक्ष से होकर गुजरता है। ये शैक्षिक उद्देश्य की फुलफिल के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर बच्चा इन 3 पक्ष से होकर गुजरता है। और इन 3 पक्ष में क्या क्या आते हैं, किस चरण में कौन सी बात आएगी, ये हो गया जो है ये 3 पक्ष। आई होप इसे बेटर जो है डिस्कशन इसका नहीं हो सकता था। तो आपने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी देखी, ब्लूम थ्योरी, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।
और एज अ सिस्टर आप मुझे कोई भी जो है सजेशन दे सकते हैं। आप मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी दिक्कत हो या जो भी कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे और आप लोगों का भला करेंगे। तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक आपको सोचना है। यानी अगर आप इस चैनल से भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिर्फ सोचना है कि आप क्या सीख रहे हैं। आपको ये नहीं मैटर करता कि आप कहाँ से क्या चीज पढ़ रहे हैं, आप ये मैटर करता है कि आप सीख क्या रहे हैं। आपको उस समय के दौरान आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।